ईजेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो केमिस्ट्री को लेकर है। बात करते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या रोल प्ले किया गया या किस तरह से। जब बात करते हैं अर्ली एरा की, यानी जो बिल्कुल बिगिन एरा था जिसको हम ग्रीक पीरियड कहते हैं, ग्रीक पीरियड के अंदर ये कोशिश की गई, ये 1800 का एरा था जहां पर ये कोशिश की गई कि एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए और उनको एक खास तरीके के टेबल या सात किस्म के चार्ट पर लाया जाए। ठीक है, तो इस डेवलपमेंट में बहुत सारे रोल प्ले हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना किरदार अदा किया, बहुत सारे नजरियात पेश हुए। उन नजरियात को देखते हुए इसमें कुछ डेवलपमेंट आई। लेकिन अर्ली एरा के अंदर क्या था कि साइंटिस्ट वो विचार में थे कि किसी तरह से इसको डेवलप किया जा सके और किस तरह से इसको मैनेज किया जा सके, अरेंज किया जा सके। इस संबंध में बहुत सारी ट्रेड, बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हुए। जैसे कि पहले हुआ डबरिनियर ट्रेड, दूसरा आपका जो हुआ आपका न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ हुआ, फिर उसके बाद आपका तीसरा जो हुआ वो आपका मेंडेलीव हुआ, फिर चौथा जो है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो आप फाइनली देखते हैं आजकल के दौर में। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं शॉर्टली, फिर बाद में हम इसको डिटेलली डिस्कस भी करेंगे। अब इन्होंने क्या कहा, अब सबसे पहले बात करते हैं जी डबरिनियर ट्रेड की। डबरिनियर ट्रेड जो है वो 1817 में सबसे पहली इनोवेशन हुई जो हमने डेवलपमेंट की टेबल की तरफ जाते हुए। वो सबसे पहले डेवलपमेंट जो थी वो डबरिनियर ट्रेड की थी। डबरिनियर ट्रेड के अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी जो दो साइड वाले एलिमेंट हैं उनका एवरेज मास जो है वो सेंट्रल आइटम के बराबर होगा। ठीक है, और जो साइड वाले एलिमेंट होंगे उन दो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेंट्रल एलिमेंट से बहुत ज्यादा मिलती जुलती होंगी, यूनाइट करती होंगी। ये प्रोसेस चला, बहुत अच्छा रहा, ये प्रोसेस बहुत जबरदस्त रहा। इसको एक वक्त तक बड़ा टूल मिला। फिर बाद में इसके अंदर इनोवेशन आई न्यूलैंड ऑक्टेव की, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की। अब उसकी जो इनोवेशन आई है उसके ऊपर जो बातचीत हुई, उसके बाद इसको आइडिया को रखा तो गया, लेकिन इस आइडिया को थोड़ा वैल्यू कम मिली। फिर अगर बात करते हैं इसकी, इसी तरह से हमने पीरियोडिक टेबल को न्यूली जब हमने अरेंज किया मॉडर्न, तो इन्हीं के प्रोसेस के ऊपर किया। अब यहाँ बात करते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, या इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने कर दिया इसको। जब इन्होंने अरेंज किया तो उन्होंने कुछ अजीब सा नोटिस किया, कुछ इस तरह से नोटिस हुआ इन्हें कि लगा कि जैसे अगर कोई 8वां एलिमेंट था ग्रुप का, पीरियड का, तो वो पहले एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी 8वें के साथ बहुत ज्यादा मर्ज कर रही थी। तो एक अजीब सा रिदम टाइप क्रिएट हो गया, जैसे म्यूजिक के अंदर रिदम होता है, इसी तरह का एक रिदम क्रिएट हो गया, जिस रिदम को इन्होंने ऑक्टेव का नाम दिया। ऑक्टेव क्या होता है, लहर कहते हैं, लहर होती है। ठीक है, तो जो डबरिनियर ट्रेड थी उस ट्रेड को इन्होंने जब इनोवेट किया और उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर, असल में पहले जो चक्कर था मतलब ये था कि एटॉमिक नंबर भी वेरीफाई नहीं थे, मतलब कंफर्म नहीं थे कि यही एटॉमिक नंबर होंगे या क्या होगा। तो जब इनकी थ्योरी आई तो उन्होंने कुछ उसके ऊपर स्टडीज की और एटॉमिक नंबर को कंफर्म किया और एटॉमिक मास को कंफर्म किया। और एटॉमिक मास कंफर्म करने के बाद उन्होंने जो है वो अपनी एक लॉ पेश की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो हर 8वें एलिमेंट के बाद जो है रिपीट हो रही थी और वो अरेंजमेंट नहीं हो पा रही थी। तो उसमें कुछ ऑक्टेव टाइप के बन रहे थे, लहरें बन रही थी, जैसे कि किसी सांस की लहरें होती हैं ऐसी लहरें बन रही थी। तो कुछ तरह का उनका कंसेप्ट था, जो कि बाद में फॉल भी हुआ, लेकिन फॉल नहीं हुआ, उसको हमने फर्दर एडजस्ट किया जब हमने मेंडेलीव के ऊपर गए। 1864 के बाद नई इनोवेशन आई जो मेंडेलीव ने की, वो 1859 में की। 1859 में जब उन्होंने ये इनोवेशन की तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ एलिमेंट को ग्रुप कर दिया। किस तरह से ग्रुप किया कि जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको एक साथ रख दिया। अरेंज इन्होंने भी एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, वो एलिमेंट साथ रख दिए जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा मिलती थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ जगह पर अनडिस्कवर जो एलिमेंट थे उनके स्पेसेस खाली रह गए। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो कंफर्म नहीं हो पाया और बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं कर सका जिस तरह से काम करना चाहिए था। असल में क्या हुआ, इनके वक्त में, मेंडेलीव के वक्त में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो डिस्कवर नहीं हुए थे, उनकी डिस्कवरीज रहती थी। तो जब वो डिस्कवरीज रहती थी तो इन्होंने जब एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग रखा तो अरेंज तो कर दिया इन्होंने, प्रॉपर्टीज के साथ भी अरेंज कर दिया। अब उसमें क्या हुआ, उसमें हॉलो स्पेसेस रह गए जो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बना। फिर अगर बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने इस गैप को फिल किया और इस गैप को फिल करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट की। ठीक है, वो भी एक एफर्ट थी, लेकिन मेंडेलीव की जो एफर्ट है वो बहुत ज्यादा
कारामद साबित हुई और उसको हम मजीद अच्छा पढ़ते भी हैं और अभी तक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इन्हीं के कंसेप्ट के ऊपर बना है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ था कि मजीद कुछ एलिमेंट वो हो गए, कुछ एलिमेंट डिस्कवर हो गए, कुछ एलिमेंट के ऊपर नई थ्योरीज आ गई, ठीक है, कुछ के नए मार्क्स आ गए, किसके कुछ के मार्क्स बैलेंस हुए, मार्क्स ठीक हुए, तो उसकी वजह से जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो कंसिडर किया जाता है इनकी निस्बत काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब एटॉमिक मास के बाद क्या हुआ, एटॉमिक नंबर की इनोवेशन होगी, एटॉमिक नंबर आ गया। एटॉमिक मास क्या होता था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो नंबर मिलाते थे, मिलाकर एक मास क्रिएट कर दिया जाता था, वो कंडीशन थी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोस्टली जो थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गए, उसी से उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बनाया और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जब टेबल को अरेंज किया तो काफी हद तक उसमें बेहतरी देखी गई, काफी हद तक डेवलपमेंट आई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक अच्छा फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मिला। और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका जो पीरियोडिक टेबल था, जो उसमें गैप थे या उसमें जो फ्लाव रह गए थे, वो तमाम फ्लाव जो है रफ्ता रफ्ता करके फेल होते चले गए। तो ये तमाम चीजें जो है यहाँ फिलिंग हो गई, जिसकी वजह से देखा जाता है कि जो पीरियोडिक टेबल मॉडर्न वे में देख रहे हैं, देखें कोई भी इनोवेशन या कोई भी आपका स्टडी का मटेरियल है वो आपको बिला वजह नहीं पढ़ाया जाता है, उसके कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक मेहनत की हुई होती है, उनका भी एक काम होता है और वो एक नजरिए के साथ चल रहे होते हैं और उस नजरिए को कोई ना कोई अडॉप्ट कर रहा होता है। तो हिस्ट्री हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें फर्दर आगे का समझ में आ सके। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जी हमें ये पढ़ाया क्यों जा रहा है। अक्सर आप लोग मीम्स देखते हैं, वो बन रही है कि जी हमें पुराने लोगों के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है, मादी के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो ये बेसिकली प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ऊपर से गुजर के जो है वो आपका सिस्टम बनेगा। जैसे बहुत सारे लोग अगर उर्दू पढ़ रहे होते तो कहते हैं जी हमें गालिब क्यों पढ़ाया जा रहा है या हमें कोई और शायर क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमें इनसे क्या लेना देना। तो क्या होता है कि उनके जो अल्फाज हैं, जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं, वो अल्फाज आजकल की उर्दू के अंदर नहीं रहे। तो जब वो उनके अल्फाज आप पढ़ते हो तो आपकी एक लिटरेचर स्ट्रांग होता है और आपका लिटरेचर स्ट्रांग होगा तो आप ऑलमोस्ट कहीं डिबेट कर सकोगे, किसी से बात कर सकोगे। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो इनकी जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसी वजह से पढ़ रहे हैं ताकि आपका जो डिबेट करने का सिस्टम है वो स्ट्रांग हो सके और आप लोगों से डिबेट कर सकें। अब यहाँ क्या होता है, ये एक नॉर्मल ग्रुपिंग थी, छोटी सी ग्रुपिंग करनी थी। अब इस ग्रुपिंग को यहाँ क्या चेंज मिला कि ये बहुत ज्यादा क्लियर होने लगे, बहुत ज्यादा वाज़ेह होने लगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक टेबल नहीं रह गया, ये एक बहुत बड़ा टूल बन गया जिससे हम किसी भी केमिकल की प्रॉपर्टी को जान सकते थे, कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी का असर देख सकते थे, किसी भी किस्म का हम रिलेटेड मैटर इससे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये चार्ट बना, लेकिन ये चार्ट नहीं है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी एक ऑथेंटिसिटी रखता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। और पॉपुलर होने की वजह से ये अब एक केमिस्ट्री का टूल है। हर लैब के अंदर लैब भी लगा हुआ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के टीचर ये प्रेफर करते हैं कि आप पीरियोडिक टेबल को देखें, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग करें, काम करें। अच्छा, आपको बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस करनी होती हैं जिनके अंदर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस की आपको जरूरत पड़ती है, एटॉमिक वेट्स की जरूरत पड़ती है। तो वो तमाम चीजें भी आप इसी टूल से देखते हैं। तो इसका मतलब है कि केमिस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा इसका रोल है और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। पहले तो ये सिर्फ एक टेबल बन रहा था, लेकिन बाद में इसका इम्पैक्ट इंक्रीज हो गया और बहुत ज्यादा इंक्रीज होकर आपके सामने वाज़ेह हुआ।